नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ में मौसम बदलने के साथ ही जमकर बर्फबारी भी हुई है और बद्रीनाथ में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 18 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और ज्यादा बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घूम लिन्छ मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की आशंका भी जताई गई और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी जताया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही तेज आंधी और तूफान को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई। कई जिलों में रात से ही बारिश का दौर जारी है, तो वहीं उत्तरकाशी में कुछ दिनों में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। ऐसे में मौसम की मार श्रद्धालुओं को परेशान कर सकती है। तो तेज आंधी, तूफान और साथ ही बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए वो जिले, वो पहाड़ जहां पर कल से ही बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और आप देखिए एक धुंध भी कई जिलों में नजर आ रही है। अगले 24 घंटे में ही मौसम एक बार फिर से बदल सकता है, बारिश भी तेज हो सकती है। इसके अलावा तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया और राज्य कर्मचारियों को दीपावली बोनस का तोहफा दिया गया। राज्य कर्मचारियों को बोनस का आदेश जारी किया गया। 1184 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक का बोनस राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य के 1,30,000 कर्मचारियों को इसको सीधा फायदा इससे मिलने वाला है। तो धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, बोनस देने का जो फैसला लिया गया है, जिससे मिनिमम जो बोनस रहेगा वो 1184 रहेगा और मैक्सिमम 7000, जिससे 1,30,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। धामी सरकार का ये दीपावली पर एक गिफ्ट है कर्मचारियों के लिए। तो दिवाली बोनस का आदेश जारी किया गया है धामी सरकार की तरफ से, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को तोहफा दिया गया, जिसमें 1,30,000 कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा और 1184 ये मिनिमम बोनस है और मैक्सिमम बोनस की जो राशि है वो 7000 रुपए है। तो 1,30,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा और दीपावली का मौका है, तो ऐसे में राज्य कर्मचारियों के लिए ये दिवाली के गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है और धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून में हुई डकैती का मामला, जिसको लेकर आईबी ने रिपोर्ट दी है। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक बताई, उसके अलावा ये रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। सुरक्षा में बड़ी चूक, राष्ट्रपति के रूट से कुछ दूर पर लूट हुई है और बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। 9 नवंबर को लूट की वारदात हुई थी। राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंची थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी दौरान एक ज्वेलरी शोरूम में चोरी की घटना हो जाती है। करोड़ों रुपए के ज्वेलर्स लेकर फरार हो जाते हैं बदमाश। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल जोड़ रहे हैं। सतेंद्र, रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें एक बड़ी चूक का जिक्र भी किया गया है और इस रिपोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आया, आखिर कहां गलती हुई जिसके चलते एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर को जो उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस था, उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में पहुंची थी और इसको लेकर उसी दिन
जिस दिन राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे थे उसी दिन देहरादून के एक बड़े शोरूम में एक करीब 20 करोड़ की डकैती जो सामने आई थी, जिसको लेकर अब आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी। इन आईबी की जो रिपोर्ट है उसमें सूत्रों द्वारा यह पता चला है कि इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर इंगित किया गया है कि राष्ट्रपति की जो सुरक्षा है वो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। इसे बड़ी चूक इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि जहां से राष्ट्रपति का काफिला जो समारोह था, समारोह के में पहुंचने वाला जो काफिला था, उसी रास्ते से करीब 100 मीटर दूर पर और उसी समय यानी कि टाइमिंग की बात करें तो करीब 10 से 10:30 बजे के बीच ये डकैती बताई जा रही है और उसी समय राष्ट्रपति का काफिला भी उसी रास्ते से निकला था जहां पे ये लूट हुई है। तो उसमें यह भी अंकित किया गया कि जब राष्ट्रपति का काफिला उस इलाके से गुजरा था और वहीं पे हथियारबंद बदमाशों ने इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आईबी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह इंकित किया गया, ये सूत्र द्वारा अभी तक पता चली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस पूरे मामले को इसमें लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस ने अभी तक 2 बाइकें और एक कार को बरामद किया है। जिस कार से जो डकैत थे वो देहरादून आए थे, इन तीनों चीजों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों चीजें फिलहाल चोरी की हैं और जो बाइकें और गाड़ी हैं ये नोएडा या एनसीआर में कहीं इनकी चोरी की रिपोर्ट भी लिखाई गई है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, एक तरफ उन बदमाशों को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये बताइए क्या उन अधिकारियों पर भी किसी तरह की कोई जांच या कार्रवाई हो सकती है जिनके जरिए इस पूरी लापरवाही को जो है एक तरह से अंजाम दिया गया? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और अगर उसमें भी लापरवाही होती है तो ये अपने आप में इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक है। राष्ट्रपति का दौरा और उसी दौरे में जहां राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है उसी काफिले से मात्र 100 मीटर दूर एक बड़े शोरूम में इस तरह की घटना घट जाना वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है। और इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी देहरादून को तलब किया था। उनको टाइम दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का अगर खुलासा नहीं किया गया तो और जल्द से जल्द आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया तो कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अब यहां पर कई अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति का दौरा होता है, उसके बाद में कुछ ही दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए किस तरह से इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया था। बिहार कनेक्शन भी इसका निकलकर सामने आया है और आगे भी कई बड़े खुलासे इसको लेकर हो सकते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। आज छोटी दिवाली है और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है। लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं और सभी बाजार लोगों से गुलजार है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बग्वाल और छोटी दीपावली के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर से कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। दीपावली के लिए बद्रीनाथ धाम सजाया गया है। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। मंदिर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णु और लक्ष्मी जी की भव्य मूर्तियां भी सुशोभित की गई। पहली बार बद्रीनाथ धाम में सिंहद्वार के पास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंकित किया गया है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। दिवाली का मौका है और भगवान केदारनाथ के धाम में दीपावली का खासा महत्व होता है। दीपोत्सव के मौके पर आपको बाबा केदार की आरती के महत्व और साथ ही यहां की संध्या आरती के समय के अद्भुत दृश्य दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। केदारनाथ धाम में आरती में शामिल होने आए ये तमाम श्रद्धालु इस पल के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से आए हैं। पंच केदार में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ की पूजा होती है।
एक चट्टान की शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में ये शिला मौजूद है। कहते हैं यहाँ आकर दर्शन करना हर सनातनी की कामना होती है और बाबा केदार की आरती में हर वो पल दिखता है जिसमें मोक्ष का द्वार केदारनाथ धाम का वर्णन है। हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित बाबा केदार का धाम मंदाकिनी और सरस्वती नदी के पास है और शाम के समय इसकी खूबसूरती बेहद ही खास हो जाती है। संध्या आरती के गवाह बने श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन खुशी से भावुक हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि केदारनाथ में आरती के समय रावल द्वारा ही पूजा थाल उठाई जाती है। आज हम सब मित्र परिवार के साथ इधर आए और सब ये जो माहौल देख के भक्तिमय आनंदमय हर्षोल्लास के साथ जो इतनी पब्लिक है जो आनंद के साथ जो आरती करती है वो आनंद आप उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते। ये आरती का अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे साक्षात प्रभु भोलेनाथ का आगमन हो रहा है, माता पार्वती सब परिवार, और बहुत अनुभव स्वर्ग का महसूस हो रहा है। महाभारत के युद्ध में अपनों के ही खून बहे और अपनों ने ही खून बहाए थे, जिसके बाद पश्चाताप के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के पास गए थे, लेकिन शिव उनसे क्रोधित थे और इसी कारण बैल रूपी अवतार लेकर अंतर्ध्यान होने लगे। लेकिन उन्हें उसी दौरान भीम ने देख लिया और उस बैल की पीठ पकड़ ली। ऐसे में बैल की पीठ वही रह गई जो आज केदारनाथ के रूप में पूजनीय है। केदारनाथ की आरती भगवान शिव के महत्व और मंदिर की दिव्यता का वर्णन करती है। इसी वजह से आरती का महत्व खास हो जाता है। यहाँ माना जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल चढ़ाने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पांडवों ने घी मला, भगवान को घी का लेपन होता है। ओम पापो हम पाप कर्माम पापात्मम पाप संभव त्राही माम पार्वती नाथम सर्व पापो हरिहरो। जिस तरह पांडवों के सारे पाप या ज्योतिर्लिंग में घी मलने से लेपने से हर गए, तो उसी तरह सारे भक्त आते हैं देश विदेश से, वो भी घी का लेपन करते हैं। यहाँ पे पहले मुख्यतः चने की दाल और इलायची दाना का मुख्य प्रसाद हुआ करता था, मगर आधुनिकीकरण हो गया, अब लोग ड्राई फ्रूट चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ब्रह्म कमल और चने की दाल और इलायची दाना यही भगवान का मुख्य भोग था और यही प्रसाद था। आरती का मतलब होता है कि जब मनुष्य आर्त होकर के भक्ति भावना से युक्त होकर के भगवान की शरण में जाता है। और वैसे तो भक्त की भावना ऐसी होती है कि जो है मेरे जो सारे भगवान के सारे जो दुख हैं उनको मैं ले लूं। हर आरती का अपना विशेष स्थान है, लेकिन केदारनाथ धाम में भक्ति का ये स्वरूप और सौंदर्य प्रभु के दर्शन के खूबसूरत पलों में से एक है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गाचुड़ा क्षेत्र में हर तीसरे साल मनाए जाने वाले गुरु चौरंगी नाथ मेले का समापन हो गया है और मेले के अंतिम दिन यहां पर भेटियारा गांव में देव संस्कृति की झलक दिखी। अब इस मेले का आयोजन फिर तीसरे साल होगा और तो वहीं ग्रामीण रासू नाच करते हुए नजर आए और इस दौरान में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से लोग खूब झूमते हुए नजर आए। ये बहुत भयंकर चलता है और 5 गांव में चलता है। शुरू चौडाड़ गांव होता है, दूसरा दिन बिखोली का होता है, तीसरा दिन सौड़ का होता है, ऐसी लुदाड़ा का चौथा दिन होता है और 5वां दिन आज समापन का भेटियारा है। यहाँ पर भी बहुत गजब की भीड़ है। भगवान चौरंगी नाथ जी आएंगे, डोली नाचन होगा, नृत्य होगा, बहुत बढ़िया नृत्य होता है, बहुत जनता जुड़ती है। पहाड़ अपनी संस्कृति, लोक मान्यताओं और रीति रिवाज परंपराओं के लिए जाना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन पहाड़ में गन्ने से बनी लक्ष्मी की होने वाली पूजा की अपनी अलग पहचान होती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महालक्ष्मी पूजन में पहाड़ की एक गन्ने से लक्ष्मी की मूर्ति से होने वाली पूजा खासा प्रचलन में है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है, जिसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है।
नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खील, बताशे, मिठाई, चावल से पूजा होती है। खाली मुखौटा नहीं लगाते थे, खाली मतलब घूंघटा निकाल देते थे देवी जी का। अब तो बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मुखौटे चले आ रहे हैं, तो उनको मतलब अच्छी सी देवी बना रहे हैं लोग। उसमें चावल की थाली में और नारियल रख के और नींबू रख के, बड़ा नींबू रख के उसकी देवी जी बनाई जाती है, शुभ होती है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बड़े प्यार से, कोई किसान था वो, तो उसने उसको बड़े प्यार से गन्ना खिलाया और गन्ना खिलाकर उसने उनको नमस्कार किया, तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये फसल जो है हमेशा फलती फूलती रहे, जो गन्ने की फसल जो है फूलती फूलती रहे। पहाड़ में लक्ष्मी के 3 रूप की पूजा होती है। छोटी दिवाली यानी कि नरक चौदस को लक्ष्मी की बाल अवस्था से पूजा शुरू होती है। फिर यौवन अवस्था में विशेष पूजन का विधान है, जो हरिबोधनी एकादशी तक चलता है। गन्ने की लक्ष्मी से पूजा के दौरान ऐपड़ों का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसमें द्वार ऐपण, दहली ऐपण, लक्ष्मी पग चिन्ह समेत चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। कहा जाता है इस तरह से पूजन से धन की देवी धन धान्य करती हैं। गन्ना जो है शुद्ध माने जाते हैं, इससे लक्ष्मी बनाई जाते हैं, घरों में लक्ष्मी बनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उसमें मुकुटा लगाया जाता है। गन्ना जो है औषधि है, शुद्ध माना जाता है। जैसे कदिल वृक्ष है, कदिल वृक्ष भी शुद्ध मानी जाती है। लक्ष्मी जी का संबंध जो है वो धन और संपत्ति से है, तो धन और संपत्ति को छिपा करके रखा जाता है, खोले नहीं रखा जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी का संबंध नारी से भी है, और नारी का आभूषण जो है लज्जा है, इसलिए जो लोक शिल्प के आधार पर लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं वह घूंघट में होती हैं। मानस खंड और पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ और फलदायक माना गया है। यही कारण है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने को पूजने का विधान है। महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी के स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन इस गन्ने की पूजा से महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा से ही बाल मिठाई और सतीश सिंगोड़ी का आविष्कार हुआ। साल 1865 में सबसे पहले शाह परिवार ने लाला बाजार में मिठाई बनाकर बेचना शुरू किया और तब से लेकर अब तक बाल मिठाई की भारी डिमांड लगातार जारी है और दिवाली के मौके पर यह डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट ले जाते हैं। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो जरूर बाल मिठाई का स्वाद लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन के दौरान मिठाई का स्वाद लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरीश लाल शाह को दिल्ली बुलाकर मिठाई का स्वाद चखा। आज भी उसी स्वरूप में बाल मिठाई बिकती है। ये मिठाई का कारोबार हमारा 1865 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे परदादा लाला जोगा ने आविष्कार किया था। आज मैं 5वीं पीढ़ी में इस शॉप में बैठा हुआ हूँ। ये बाल मिठाई का प्रचार इतना बढ़ चुका है कि जो बाहर से डिमांड, और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इसका साथ लिया है तो तब से तो इसकी डिमांड पूरे ऑल वर्ल्ड में पहले से ही प्रचलित थी, मगर मोदी जी के पहुंचने के बाद और ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं, यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में बाल मिठाई भेजते हैं। कई दिनों तक बाल मिठाई खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में कई दुकानें मिठाई की खुल गई हैं।
देखिए, अल्मोड़े के मिठाई की विशेषता है ये पहाड़ी खोए की बनती है, एकदम जो प्योर गांव से पहाड़ी खोया आता है। यहाँ की चॉकलेट बाल मिठाई और सिंगौड़ी काफ़ी फेमस है, तो हमारे रिश्तेदार जो हैं दूर दूर जो रहते हैं वो बहुत डिमांड करते हैं इस मिठाई की, तो हम यहाँ से भिजवाते भी हैं। ख़राब भी नहीं होती, 3-4 दिन चल भी जाती है आराम से। तो रिलेटिव लोग भी बहुत आते हैं दिवाली के टाइम में और वो भी यहीं से मिठाई ले जाते हैं अल्मोड़ा की। इस बाल मिठाई का खासियत यह है, जो बाल मिठाई बाल जो चॉकलेट के बीच में बाहर से जो वाइट लगाया जाता है उससे उसकी सेफ्टी होती है, ये कई समय तक रह सकती है और इससे विदेशों में भेजा जाता है। और इस समय जो हमारा जो दिवाली का माहौल है, हर कोई अपने रिश्तेदार नातेदार को यहाँ से मिठाई भेजता है और बाल फेमस है तो इसलिए यहाँ से हम अपने रिश्तेदार नातेदार को भेजते हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। बाल मिठाई, सिंगौड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा याद आ जाता है, जहां से बाल मिठाई, सिंगौड़ी का आविष्कार हुआ। आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मातृभूमि उत्तराखंड समूह द्वारा ONGC देहरादून के कम्युनिटी सेंटर में उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी और साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर अवर सचिव राधा रतूड़ी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मातृभूमि उत्तराखंड समूह के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। मातृभूमि उत्तराखंड समूह पर चर्चा की गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच की, जहां पर महिलाएं भी पहुंची बड़ी संख्या में और राज्य के 25 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ONGC कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड की झलक देखने को मिली। ये देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की वेशभूषा में कलाकार यहां पर पहुंचे और मंचन किया गया। इस दौरान इन बीते सालों में उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ा, इस पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड STF ने देहरादून में शक से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पहला आरोपी तिब्बती मूल का तेजिंग चोफेल बताया गया, जबकि एक अन्य भूटान निवासी ललिता थापा नाम की महिला है। दिल्ली से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से फर्जी ID कार्ड और 82 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं और ये गिरोह हांगकांग और साथ ही चीन तक अपने गिरोह को चला रहा था। नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर शिकार करते थे और फिर पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी किया करते थे। जो विक्टिम का पैसा था वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फोन नंबर्स थे, उन सब का हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। इनमें से जो एक अभियुक्त है तेंजिन, वो मूलतः तिब्बतन ओरिजिन का है और जो दूसरी अभियुक्ता है ललिता थापा, वो मूल रूप से भूटान की रहने वाली है। इन लोगों से पूछताछ में इनसे एक तो बड़ी संख्या में सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं, लगभग 82 सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं।